हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेएमएस स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की हम लोग इस वीडियो में करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ये जैक द्वारा मॉडल पेपर जारी हुआ है और इसको अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि देखिए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और जैक द्वारा जारी किया गया है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है। तो चलिए, आप लोगों को हम भूगोल का मॉडल सेट 1 करा रहे हैं, क्योंकि आपकी बार तो एक को जारी किया है दोस्तों। तो चलिए, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन है और हो सकता है यहीं से पूछ दे तब। तो चलिए, आप लोग एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसमें देखिए, आप लोग जानते होंगे इसमें 35 फुल मार्क्स हैं। तो चलिए, आप लोग देखिए, हम एक एक करके आप लोगों को समझा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है आप लोग समझिए, और एग्जाम में कोई घबराना नहीं है दोस्तों। देखिए, खंड अ में देखिए क्या दिया गया है। देखिए, खंड ए, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना। इसमें से आप लोगों को मतलब 5 एक एक नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाना है, शॉर्ट में आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। तो देखिए, एक नंबर क्या बोल रहा है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। क्या बोल रहा है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को विश्लेषित करने वाले मापन को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को विश्लेषित करने वाले मापन को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह किसी भी देश को की जनसंख्या तथा क्षेत्र के जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर प्राप्त करते हैं। क्या करता है, किसी भी देश की जनसंख्या तथा क्षेत्र के जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर प्राप्त करते हैं। यह जनसंख्या के संकेंद्रण की मात्रा को समझने का सबसे सरल तरीका है। क्या है, संकेंद्रण की मात्रा को समझने का सबसे सरल तरीका है। उसके बाद देखिए, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या है दोस्तों, क्या होता है, तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। क्या होता है, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इसे याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि रोपण कृषि किसे कहते हैं। तो रोपण कृषि देखिए, इसका आंसर क्या होगा, तो रोपण कृषि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार है बहुत विस्तृत होता है। क्या, बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। श्रमिक स्तरों क्या होता है, श्रमिक शर्तें मिल जाते हैं। क्या, श्रमिक शर्तें मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित, क्या, एवं यातायात विकसित होता है। क्या होता है, एवं यातायात विकसित होता है, जिसके द्वारा बागन एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। ये क्या दिया गया, ये इसमें गलत दे दिया है। देखिए, जुड़े रहते हैं। उसके बाद यह एक विशेष प्रकार की व्यापारिक कृषि है। क्या, ये विशेष प्रकार की व्यापारिक कृषि, इसमें किसी एक नकदी फसल की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। यह कृषि बड़े आकार के खेतों या बागानों पर की जाती है। क्या होता है, बागानों पर की जाती है, इसलिए इसे बनानी केला आदि बनानी कृषि भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, सॉरी, बनानी कृषि भी कहा जाता है। उसके बाद रोपण कृषि की मुख्य फसलें रबड़, चाय, कहवा, कोको, गन्ना, नारियल, केला आदि। देखिए, रोपण कृषि का उदाहरण देखिए क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है दोस्तों। देखिए, रोपण कृषि का उदाहरण क्या क्या है, रोपण कृषि का मुख्य उदाहरण देखिए, रबड़, चाय, कहवा, केला देखिए, गन्ना है, नारियल, उसके बाद केला आदि। तो इस प्रकार है रोपण कृषि का उदाहरण। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तीसरा में दिया है कि शक्त शक्तिकरण का अर्थ क्या है। शक्त शक्तिकरण का अर्थ क्या है, देखिए, ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, शक्त शक्तिकरण का अर्थ क्या है। तो देखिए, किसी खास वर्ग के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उग्र विकास या उन्नति की प्रक्रिया या योजना को
सशक्तिकरण कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, देखिए किसी खास वर्ग के आर्थिक राजनीतिक सामाजिक उद्यम विकास या उन्नति की प्रक्रिया या योजना को सशक्तिकरण कहते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको समझ लिए होंगे। उसके बाद 4 नंबर देखिए क्या है कि भूगर्भित जल संसाधन से क्या तात्पर्य है। भूगर्भित जल संसाधन से क्या तात्पर्य है, तो देखिए इसका आंसर भूगर्भ में संचित वर्षा जल को भूगर्भित जल संसाधन कहते हैं। वर्षा जल संद्रव से रिसकर अंदर चली जाती हैं और अवभेद चट्टानों के ऊपर जमा हो जाते हैं। क्या होता है, अवभेद चट्टानों के ऊपर जमा हो जाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए दोस्तों 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मानव भूगोल क्या है। दोस्तों, तो देखिए मानव भूगोल क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के प्रारंभिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। उसके बाद फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी तुल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है तथा मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। क्या होता है दोस्तों, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल, इसको आप लोग समझ लीजिए होंगे, कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि उतना समझाने में वीडियो लंबा बन जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आप लोग आगे, इस 5 को क्वेश्चन हो गया इसमें, और हम आप लोगों को बता रहे हैं 5 तो उधर पूर गया। उसके बाद देखिए दोस्तों ये निजीकरण क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता दिए निजीकरण क्या है। उसके बाद देखिए निजीकरण का उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना निजीकरण कहलाता है। देखिए इसको समझिए, निजीकरण क्या है, उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना निजीकरण कहलाता है। उसके बाद इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कम या समाप्त हो जाता है। क्या होता है, उसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जाता है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता दिए। तो चलिए आप लोगों को इसमें 5 ही बनाना है। देखिए मनुष्य की मूलभूत एक आवश्यकता क्या है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बताए हैं। तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल आदि माना जाता है। क्या होता है, देखिए मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में क्या क्या आता है, वस्त्र, आवास मतलब रहने का घर, पेय जल आदि माना जाता है। इन आवश्यकताओं के अभाव में मनुष्य का जीवन संभव नहीं। उसके बाद देखिए क्या है, आधुनिक समय में परिवर्तन, बिजली आदि भी मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की मूलभूत श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। तो इससे आप लोग इसके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों खंड ख में आए, खंड बी देखिए, खंड बी आए तो देखिए खंड बी में क्या है, इसमें कि नहीं 5 प्रश्नों का इसमें भी उत्तर देना है दोस्तों, जिसमें इसमें ज़रा बड़ा आंसर देना है क्योंकि इसमें 3 नंबर है और ये 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो देखिए, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। देखिए हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव विकास के 3 सूचकांकों का वर्णन करें। क्या बोल रहे हैं, मानव विकास के 3 सूचकांकों का वर्णन करें। तो देखिए इसका आंसर, मानव विकास के मापन के लिए जिस मापक का प्रयोग किया जाता है उसे मानव सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव विकास के मापन के लिए जिस मापक का प्रयोग किया जाता है उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। देखिए कहते हैं। उसके बाद इसका वर्णन देखिए, पहला 1 नंबर क्या है, दीर्घ जीविता। उसके बाद 2 नंबर ज्ञान आधार है। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्या है, उच्च जीवन स्तर, मुख्यतः मानव सूचकांक है, उच्च जीवन स्तर मानव सूचकांक है। तो देखिए उसके बाद क्या है, मानव विकास सूचकांक का क्रमशः 0 से 1 के बीच के
स्कोर पर आधारित होता है जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में से प्राप्त करता है। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषिता, उत्पादकता और शक्तिकरण के घटकों पर आधारित है। क्या है? घटकों पर आधारित है। चलिए इसको समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों का नाम लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, देखिए जनसंख्या घटक के नाम देखिए। जनसंख्या परिवर्तन के घटक का नाम देखिए। जन्म तथा मृत्यु दर 1 नंबर। उसके बाद 2 नंबर देखिए जनसंख्या का घनत्व। तीसरा नंबर देखिए जनसंख्या का प्रवास। तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ दे। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है। सड़क परिवहन रेल परिवहन के तुलना में किस प्रकार सुगम है। तो देखिए इसका आंसर, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा माना जाता है क्योंकि इस प्रकार है। तो सड़क का निर्माण, 1 नंबर देखिए, सड़क का निर्माण करना आसान है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा दोस्तों। देखिए सड़क का निर्माण करना बहुत आसान है। उसके बाद देखिए 2 नंबर, ये बिहार क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती है। उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर देखिए सड़कों का निर्माण पर कम खर्च पड़ता है। सड़कों का निर्माण पर कम खर्च पड़ता है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्या है दोस्तों। 5वां नंबर देखिए क्या है। सड़क द्वारा वस्तुओं को उत्पादन के दस्तावेज से उपभोक्ता के दस्तावेज तक पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद 5 नंबर देखिए सड़क यातायात में सामान को बराबर उत्पादन चढ़ानी नहीं पड़ता है। क्या? बार बार उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता है दोस्तों। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर, कम दूरी के लिए यह विशेष रूप से सुविधाजनक है। उसके बाद 7 नंबर देखिए शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तुओं को ले जाने के लिए यह सुविधाजनक। उसके बाद 7 नंबर देखिए क्वेश्चन। 8 नंबर क्या है, सड़कों का यह रख रखाव भी आसान है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्या है, सड़क यातायात परिवर्तन क्षेत्र में के लिए उपयुक्त है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर में बोल रहा है भारतीय कृषि की विशेषता का वर्णन करें। क्या है? भारतीय कृषि का विशेषता का वर्णन करें। तो देखिए इसका आंसर, भारत कृषि प्रधान देश है। क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है। यह कृषि मानसून पर निर्भर है। भारत में 2 कृषि मानसून या काल है, खरीफ और रबी। खरीफ फसलों में चावल मक्का, खरीफ फसलों में देखिए चावल मक्का बाजरा आदि आते हैं तथा गेहूं जौ दलहन आदि रबी फसल की उपज है। क्या है? गेहूं जौ आदि रबी फसल के उपज है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। रबी फसल के उदाहरण देखिए, गेहूं जौ दलहन आदि रबी फसल में आते हैं। उसके बाद देखिए उपज है। उसके बाद देखिए पेय फसलों चाय तथा कहवा है। कपास जूट तथा पटसन जैसे रेशेदार फसल भी होती हैं। तेलहन में मूंगफली तिल सरसों अलसी आदि अलसी आदि। उसके बाद नकदी फसल में गन्ना तंबाकू तथा रबर प्रमुख है। कृषि के आधुनिकीकरण के कारण हरित क्रांति की लहर उठी। भारतीय कृषि के विकास में प्रादेशिक प्रादेशिक असंतुलन हुआ दोस्तों। असंतुलन हुआ। उसके बाद देखिए कोई बात नहीं, वो मिसप्रिंट हो गया है जरा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुलझाए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुलझाए। तो इसका आंसर देखिए, भू निम्नीकरण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय क्या है दोस्तों। निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला में देखिए वनों वृक्षारोपण, उसके बाद खनन पर नियंत्रण, हरित क्षेत्रों का विकास आदि द्वारा से कर सकते हैं। 1 नंबर। उसके बाद 2 नंबर देखिए कृषि की वैज्ञानिक तकनीकी उर्वरकों का कम प्रयोग, अति सिंचाई पर नियंत्रण आदि द्वारा। उसके बाद देखिए 2 नंबर अति पशुचार पर नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण तथा
संबोधित विकास कार्यक्रम द्वारा। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट था 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 13 नंबर क्या है, 13 नंबर में देखिए ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताएं। ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताएं। तो देखिए ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप पर्यावरण के अनुसार भिन्न भिन्न है दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार है, पहला में ग्रामीण बस्तियां, उसके बाद बस्ती प्रतिरूप। क्या है, बस्ती प्रतिरूप। तो इसमें देखिए बस्ती प्रतिरूप, यहाँ आप लोगों को चित्र बना लेना है। क्या, चित्र बना लेना है। यहाँ पर ऐसे त्रिभुजाकार के पहला में आयताकार बना लेना, आयताकार, उसके बाद त्रिभुजाकार बना लेना। यहाँ बना के आप लोगों को यहाँ दर्शाना है, तो चित्र में यहाँ पर बना लीजिएगा। हम नहीं बना पाए त्रिभुजाकार। उसके बाद आयताकार में बना के रेल, सड़क, गांव, नदी, यातायात। उसके बाद त्रिभुजाकार बना लेना है दोस्तों। त्रिभुजाकार इस जगह बना के उसके बाद लिखना है इसमें क्या क्या, रैयत, खाड़ी, तलाक, मतलब ये सब गोलाकार बना के उसके बाद आंसर यहाँ नीचे दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए 1 नंबर देखिए क्या है, आयताकार वर्गाकार प्रतिरूप, आयताकार अथवा वर्गाकार प्रतिरूप। तो देखिए यह सबसे अधिक पाए जाने वाला नमूना है। इन नमूने की योजना आयताकार अथवा वर्गाकार होता है। इसकी गलियां सीधी रेखा में होती हैं और वे समकोण पर मिलती हैं। तो देखिए ये नंबर हो गया। 2 नंबर देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्या है, ये रेखिक प्रतिरूप। देखिए इन नमूने के अंदर मकान किसी प्राकृतिक भू आकृति जैसे समुद्र भील, नदी अथवा झील होगा, सॉरी गलत दे दिया, झील, नदी अथवा मानव निर्मित साधन जैसे रेल, सड़क या नहर के किनारे बने होते हैं। यह बस्तियां सीधी सरल रेखा में दिखाई देती हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये इसको समझ लीजिएगा। और उसके बाद त्रिभुजाकार प्रतिरूप देखिए कैसा है। त्रिभुजाकार प्रतिरूप देखिए इन नमूने की बस्तियां प्राय रेलवे लाइन, सड़क या नदियां आदि के मिलन स्थान पर बन जाया करती हैं। इनका प्रतिरूप त्रिभुज के रूप में दिखाई देता है। तो कोई बात। उसके बाद 4 नंबर देखिए तारक प्रतिरूप। क्या है, तारक प्रतिरूप में देखिए क्या है दोस्तों, इन नमूने की बस्तियां इन स्थानों पर बन जाती हैं जहां पर सड़कें विभिन्न दिशाओं में साइकिल के पहिए की तुलियों के तरह विभिन्न दिशाओं में जाती है। इनका प्रतिरूप तारे के समान दिखाई देता है। उसके बाद 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 में भी दिया है वृत्ताकार प्रतिरूप। देखिए इन प्रकार की बस्तियां किसी वृत्ताकार भू आकार जैसे झील, तालाब या ज्वालामुखी के मुख आदि के किनारे साथ बन जाती हैं, जिसमें गांव का प्रतिरूप अर्धवृत्त के आकार में होता है। गांव के प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14, ये मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो कोई बात नहीं, आप लोग इसे कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा समझाने में 5 हो गया है, आप लोग इसे समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग इसे समझ के पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से 5 अंक आप लोगों को मिलेगा। ये 3 अंकों का मतलब 3 प्रश्न आपका उत्तर देना है। तो चलिए आप लोग फटाफट देखिए पहला नंबर में क्या है दोस्तों। तो पहला नंबर में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। मतलब विश्व में जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन करें। तो देखिए इसका आंसर, पृथ्वी पर जनसंख्या के असमान वितरण को अनेक कारकों में प्रभावित किया है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है। तो देखिए पहला है भौगोलिक कारक। क्या है भौगोलिक कारक, तो भौगोलिक कारक में आता है 1 नंबर जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जहां आसानी से उपलब्ध होता है। उसके बाद देखिए इसका 2 नंबर क्या है, 2 नंबर में
भू आकृति लोग समतल मैदानों और मध्य ढलानों पर बसने की वरीयता देता है। इनका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। उसके बाद 3 नंबर देखिए, जलवायु अधिकतर वर्षा अथवा विषम और रुक्ष जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। 5 नंबर देखिए क्या है, मृदाएं उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन जाती है। उसके बाद देखिए 2 नंबर फिर क्या है, 1 नंबर बताएं। उसके बाद 2 नंबर में क्या क्या है, आर्थिक कारक नगरीकरण, अच्छी नगरीय सुविधा तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। उसके बाद 3 नंबर देखिए दोस्तों क्या है, समझ लीजिए। 3 नंबर देखिए क्या है, 3 नंबर आर्थिक कारक, 3 नंबर देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सॉरी जरा इधर आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए बताएं। 16 नंबर देखिए क्या है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, कोई बात नहीं, जरा वीडियो लंबा बनेगा। देखिए, भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। जो चावल का उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें तो देखिए क्या है, चावल भारत की सर्व प्रमुख फसल है। यह 4.50 करोड़ हेक्टेयर भूमि में 30,000 से अधिक लोगों के चावल उगाए जाते हैं। यह विश्व के समतल उत्पादन का 22% चावल उत्पादन होता है, 22% होता है। उसके बाद देखिए, तथा उत्पादन क्षेत्रों में दूसरा स्थान है। उत्पादन देखिए 1960 से 61 में चावल उत्पादन 346 लाख टन तथा जो बढ़कर 2004 से 2005 में 831 लाख टन तथा 2010 से 11 में 895 लाख टन और 2020 से 21 में 124 मिलियन मैट्रिक टन हो गया, मतलब मिलियन मैट्रिक टन हो गया उसी के। और देखिए, विगत कुछ फसलों से इसमें नियंत्रण वृद्धि हो रही है। वितरण मुख्य उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, हिमालय की घाटियों तथा अन्य संचित क्षेत्रों में है। प्रायद्वीपीय भाग के दक्षिण पूर्वी भाग, बंगाल, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं। वर्षा इसका भौगोलिक वितरण निर्धारित करती है। हालांकि भारत के सभी राज्यों में खेती की जाती है, लेकिन 70% ही अधिक उत्पादन 7 राज्यों से प्राप्त होते हैं। जैसे में है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ लीजिए। और चलिए अब बताते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें 3 ही का ऑप्शन बताना है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट सब बता रहे हैं। 17 सिंचाई में, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, सिंचाई स्रोत का वर्णन करें। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए, भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए सिंचाई अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि मुख्य मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है। कम वर्षा की अवस्था में कृषि को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कृत्रिम संसाधन द्वारा जल से सिंचाई की जाती है। अग्रलिखित कारण भारत में सिंचाई की आवश्यकता को दर्शाता है। तो देखिए क्या क्या कारण है। कारण में देखिए पहला नंबर क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर देखिए, मौसमी वर्षा। भारत में मानसूनी वर्षा अधिकतर ग्रीष्मकाल के 12 महीनों में होता है। उसके बाद देखिए, लंबी शुष्क ऋतु के कारण कृषि के लिए सिंचाई जल आवश्यकता है। 2 में देखिए, निश्चित वर्षा। मानसूनी वर्षा समय तथा स्थान के अनुसार अनिश्चित है। यह कभी जल्दी शुरू हो जाती है तो कभी देर से। यह वर्षा लगातार नहीं होती है, परंतु रुक कर होती है। ये लंबे शुष्क काल के कारण फसलों के नष्ट हो जाती हैं। किसी वर्षा समान होती है तो किसी वर्ष कम देखिए वर्षा हो गया, किसी वर्ष कम
संग्रहीय वर्षा वाले क्षेत्र की सिंचाई अति आवश्यकता होती है। इसका 2 नंबर देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्या है, शीतलकाल। शीतलकाल की फसलें, भारत में रबी की फसलें के लिए सिंचाई की नियंत्रण आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद देखिए 4 नंबर क्या है दोस्तों, 4 नंबर में देखिए वर्षा का दोषपूर्ण वितरण। भारत में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। कई क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल, असम में भारी वर्षा होती है, तो कई क्षेत्रों में जैसे राजस्थान में सामान्य से भी कम। इसीलिए अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में जल सिंचाई की आवश्यकता है। उसके बाद 5 नंबर देखिए दोस्तों, विशेष फसलें। भारत में चावल तथा गन्ने की फसलें उपज के लिए नियमित जल सिंचाई आवश्यक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए 4 टॉपिक से बेसी हो गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट सब बताएं, इसलिए लंबा वीडियो ज़रा बनेगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो उतना नहीं बताएंगे, आप लोग इसका खाली एक बार देख लीजिएगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब बताते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में जो बताएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया है कि भारत का मानचित्र को दर्शाए। क्या बोल रहा है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। तो पहला में देखिए क्या है, कोचिज है ए नंबर में। उसके बाद देखिए क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा 5 नंबर का प्रादीप है। उसके बाद कोलकाता है, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद मुंबई है। तो आप लोग कैसे इसको दर्शाएगा, तो आप लोग नहीं कुछ जानते हैं तो दोस्तों आप लोग इसे किस तरह दर्शाएंगे, तो सीधा आप लोग आएंगे और आप लोगों को याद रखना होगा कि किस जगह कोलकाता कोचिंग है। तो इसका आंसर देखिए ए नंबर में कोचिंग है, उसके बाद प्रायद्वीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, इसके बाद मुंबई है। तो आप लोगों को कैसा दर्शाना है, तो देखिए दोस्तों ए नंबर कहाँ है, ए नंबर जिस जगह होगा तो दोस्तों वहाँ आप लोगों को बताना है। तो मुंबई किस जगह है, तो मुंबई देखिए, मुंबई कहाँ पर है दोस्तों, तो मुंबई यहाँ इस जगह है। कहाँ है, इस जगह, तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, इस जगह होगा, इस जगह आप लोग ए नंबर हो जाएगा इस जगह दोस्तों। उसके बाद देखिए उसके बाद बी नंबर क्या है, बी नंबर में क्या है, प्रायद्वीप। बी नंबर देखिए दोस्तों क्या है, कहाँ है, तो बी नंबर यहाँ पर है दोस्तों, इस जगह आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर इस जगह है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर इस जगह कहाँ है, प्रायद्वीप यहाँ है बी नंबर में दोस्तों। तो यहाँ आप लोग बी नंबर दीजिएगा। उसके बाद ये हो गया, बी नंबर हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए बी, इसके बाद सी देखिए, सी दोस्तों कहाँ है, तो सी इस जगह है दोस्तों। तो इस जगह बना रहता है सी, इसके बगल में यहाँ पर है, तो इस जगह सी है, इसका यहाँ आंसर हो जाएगा सी, इस जगह यहाँ पर सी दे दीजिएगा। उसके बाद ये हो जाएगा कोलकाता। उसका विशाखापट्टनम देखिए दोस्तों कहाँ है, डी नंबर देखिए, डी नंबर कहाँ है, डी नंबर देखिए विशाखापट्टनम कहाँ है, विशाखापट्टनम यहाँ पर है। कहाँ, इस जगह है, इस जगह का घेरा कीजिएगा तो यहाँ पर है, देख लीजिएगा। तो इस जगह के यहाँ डी नंबर हो जाएगा विशाखापट्टनम, डी नंबर दोस्तों यहाँ हो जाएगा विशाखापट्टनम। उसके बाद देखिए ई नंबर क्या है, ई नंबर यहाँ पर दोस्तों कहाँ है, इस जगह ई नंबर है, इस जगह यहाँ पर है। तो आप लोग इस ई नंबर में मुंबई कहाँ है, ई नंबर में है मुंबई, ई नंबर दोस्तों यहाँ हो जाएगा, इस जगह है, इस जगह है दोस्तों, इस जगह यहाँ से मुंबई हो जाएगा, ई नंबर यहाँ दे दीजिएगा। उसके बाद मुंबई हो जाएगा। और यहाँ जो हम कोचिंग ए नंबर बताए, तो सॉरी वो हम गलत बता दिए थे, वो मुंबई कोचिंग यहाँ पर है, ए नंबर इस जगह है दोस्तों, हम मुंबई बता दिए थे, कोचिंग ए नंबर यहाँ पर है। तो सॉरी दोस्तों इसके लिए, तो आप लोग इसे समझ लीजिए, नहीं तो ये 5 नंबर का पक्का पूछेगा, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा।